हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? कल हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए थे अपने फर्स्ट लेसन के, मैंने आपको ऑलरेडी उसके दोनों के वीडियोस सेंड कर दिए थे। लिंक भेजा था मैंने आप लोगों को, एंड आई होप सो आप लोगों ने उसे देखा होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसे डेफिनेटली मुझे रिप्लाई कर सकते हो। आई आंसर यू। एंड क्वारंटाइन के दौरान टॉपिक को हम धीरे धीरे सीखेंगे, और जो बचे कुचे टॉपिक्स हैं साथ साथ में इसमें जो टेस्ट वाला कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन आंसर्स हमें जो टेक्स्ट बुक के लास्ट में दिए जाते हैं, हम वो भी साथ में करेंगे आपके। ओके, सो आज का ये वीडियो आपके आगे के टॉपिक के कवर करने के लिए है, एंड शायद आपका ये पूरा लेसन ही कवर कर दे। सो स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल से। वैसे वर्किंग कैपिटल सीखने से पहले एक बार दोबारा से मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। कल हम लोगों ने फिक्स कैपिटल के बारे में सीखा था, एंड आई होप सो फिक्स कैपिटल आप समझ गए होंगे। फिक्स कैपिटल क्या चीज़ होती है? फिक्स कैपिटल हम उसे कहते हैं, उस पैसे को कहते हैं जिससे हम फिक्स असेट्स खरीदते हैं। फाइन। तो वर्किंग कैपिटल जिस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट कंपनी की एक बहुत ही ख़ास ज़रूरत है, हम उसको आगे सीखते हैं। वर्किंग कैपिटल इज़ अ कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। हमारे बिजनेस के जो रोज़ाना खर्चे होते हैं उन सब को मेंटेन करने के लिए, उन सबको संभालने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, इट इज़ नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कोई भी कंपनी सबसे पहले फिक्स कैपिटल निकाल के अपने साइड में रख लेती है ना, और उसके बाद थोड़ा सा पैसा हमेशा बचा के रखती है। किस चीज़ के लिए? वर्किंग कैपिटल के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। सपोज़ मान लीजिए कि अगर आपको कोई मोबाइल ख़रीदना है और मोबाइल की कीमत है 10,000, और 10,000 ही आपके जेब में है और उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं है, तो आप एक बात बताइए कि फिक्स कैपिटल में आप इन्वेस्ट करना ठीक समझोगे? बिकॉज आपके पास उसको रिचार्ज करने के भी थोड़े पैसे होने चाहिए एक्स्ट्रा, कवर ख़रीदने के लिए, हेडफोन लेने के लिए। अगर आपने वो सब भी नहीं लिया तो फिर आपका ये फिक्स कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है ये वेस्ट हो सकता है, नो यूज़। सो जिस तरीके से इंडिविजुअल इंसान की लाइफ में ये दोनों कंसेप्ट भी चलते हैं, उसी तरीके से एक कॉर्पोरेट कंपनी के पास भी ये कंसेप्ट चलते हैं। ओके, सो हर बिजनेस फर्म को अपने पास एक रॉ मटेरियल, एक स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है। चलो ऐसा समझ लो। एग्जाम्पल और एक है, मान लीजिए कोई दुकान जो ओनर है उसका, उसने एक ही बार दुकान खरीदी है। उसके अलावा उसके पास उसमें अंदर जो बाकी के सामान रखे हुए हैं उसने, जो कि जिसमें रखे हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं स्टॉल्स, बराबर। तो वो रोज़ तो ख़रीदेगा नहीं, एक ही बार ले लिया। बट हाँ, उसमें रोज़ रोज़ जो माल भरता है, जो स्टॉक भरता है, वो उसके लिए क्या है? वर्किंग कैपिटल के बराबर है। फाइन। हालांकि पैसा दोनों से मिलेगा बेचने से, लेकिन वर्किंग कैपिटल को तुरंत बेच सकता है और फिक्स कैपिटल को, फिक्स असेट को लेट बेचेगा। पर दोनों मेरे लिए वाइस वर्सा ज़रूरी है। कार एंड पेट्रोल एग्जाम्पल कल का। सो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमीजिएटली। Firm will have to arrange the funds till the amount is collected from the debtor. Cash is also required to pay overheads. Overheads मतलब खर्चा, कंपनी जो भी खर्चा करती है उसको हम लोग बोलते हैं overheads. Since uncertainty is always feature of business, some excess cash also be maintained. अब uncertainty तो बोल के आती है नहीं, कभी भी आ सकती है। तो हर कंपनी हमेशा कुछ पैसा साइड में रख के रखती है। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हो तो कुछ पैसे आप जेब में रखते ही हो, और कुछ बड़ा अमाउंट आप अपने बैग वगैरह में रख देते हो। बिकॉज जब आप रास्ते में चलोगे, ट्रैवलिंग के दौरान जो आपको एक्सपेंसेस होंगे वो आप बार बार बैग थोड़ी खोलोगे। देन दस अ बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज कैपिटल लाइक टू फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। फॉर फाइनेंसिंग बिल्स रिसीवेबल, जैसे कि आपका एसेट है बट वो पैसा आया नहीं है, आएगा। और फॉर कवरिंग द डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फाइन। So we can say specifically working capital, current asset minus current liability is equals to working capital.
मैंने करंट वर्ड यूज़ किया है, फिक्स नहीं यूज़ किया मैंने। फाइन, आगे देखते हैं। There's a cyclical flow of working capital, so it doesn't flow the part of your examination. हम आंसर पे आते हैं, बिकॉज जो कंसर्न है आपका वो आंसर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, सवाल ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स हैं, जिससे वर्किंग कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट आ जाती है। There is no precise standard to measure working capital adequacy. Management has to determine the size of working capital in the light of certain aspect of business firm and economic environment within which the firm operates. The first point, nature of business. अब जैसे कि सेम टू सेम पॉइंट था, फिक्स कैपिटल के आंसर में था, तो वैसा ही पॉइंट अब यहाँ पर है। जैसा मेरा बिजनेस का नेचर है वैसा मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। ऐसा समझ लो, जो बिजनेस कैश में रन करता है, जिसको अच्छा खासा कैश रिसीव होता है, उसको कभी वर्किंग कैपिटल की तकलीफ़ आएगी ही नहीं। एग्जांपल मान लीजिए रेलवे, बीएसटी, बस, ये लोग पहले पैसे लेते हैं, बाद में सर्विस देते हैं, तो इनको पैसे की तकलीफ़ कभी आएगी नहीं। लेकिन अगर हाँ उसी की तरीके से डी मार्ट हुआ या बिग बाज़ार हुआ, इनको कैसा है कि पहले इनको माल खरीद के रखना पड़ता है, कस्टमर बाद में आएगा, पहले उस चीज़ को वो खरीदेगा और बाद में तुरंत पैसे दे के जाएगा। फाइन, बट उसके पहले उनको तो मेंटेन करना पड़ेगा पूरा स्टॉक। या फिर रेस्टोरेंट समझ सकते हो, अब कस्टमर आएगा या आएगा नहीं आएगा ये भी कोई कह नहीं सकता। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड दैट जिस बिज़नेस में पहले पैसे मिलते हैं सर्विस देने से पहले, उनको कभी वर्किंग कैपिटल की तकलीफ़ नहीं आती है, और जिनको बाद में पैसे मिलने वाले होते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलात होती है। सो डेली कंजम्पशन वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल एज कम्पेयर टू कंस्टेंट सफिशिएंट कैश इनफ्लो टू द फर्म टेक केयर ऑफ लायबिलिटी। जिस फर्म में, जिस किसी कंपनी में इनफ्लो बराबर होता है ऑन टाइम, उनको कभी ये वर्किंग कैपिटल की तकलीफ नहीं आ सकती। सो next point is size of the business. Yes, it's completely depend upon the size of the business. The size of the business also affect the requirement of working capital. A firm with large scale operation will require more working capital. अब जितना बड़ा फर्म होगा, जितना बड़ा ऑपरेशन होता होगा वहाँ पे, उतना ही ज़्यादा उन्हें क्या रखना पड़ता रहेगा, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि कस्टमर्स तो बाद में आएंगे, उनको पहले मेंटेन करके रखना पड़ेगा पूरा स्टॉक। देन इट्स अ वॉल्यूम ऑफ सेल्स। सेल्स कितना होता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग साइज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ द वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर, एंड इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। So the next point is volume of sales. This is the most important factors affecting size of the working capital. The volume of sales and size of the working capital are directly related with each other. If the volume of sales increase, then there is an increase in the amount of working capital and vice versa. अब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी टाइप के बिज़नेस में सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब अगर ज़्यादा सेल्स हो रहा है तो उनको उतनी रॉ मटेरियल के साथ साथ होने के लिए उनका प्रोडक्शन भी इतना तैयार करना पड़ेगा। अब अगर वो सब अगर तैयार है तो उनका सेल्स बरकरार रहेगा, बट इन सब को मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल का होना काफ़ी ज़रूरी है। अब ऐसा समझ लीजिए जैसे कि मान लो मैकडोनल्ड है या डोमिनोज है, अब अगर वहाँ पे बहुत लाइन लग रही है, कोई भी कस्टमर्स जा रहे हैं एंड उनके पास उतने एम्प्लॉय नहीं है और वो मशीन भी नहीं है जिसमें वो लोग बनाते हैं बर्गर और पिज़्ज़ा। अब कस्टमर रोज़ रोज़ आके तो खड़ा नहीं होगा, इतना लाइन ज़्यादा लगा के रखेगा तो। सो अब सोचना किसको चाहिए, मैकडी और डोमिनोज वाले को, कि उन्हें फटाफट क्या इंस्टॉलेशन कराना, नई मशीन। फाइन, बट बिफोर दैट साथ साथ में जो थोड़े बहुत खर्चे होते हैं वो भी उनको ऐड करने पड़ेंगे, उनका लाइट बिल वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये सब आता है तो उनके वॉल्यूम ऑफ सेल्स के लिए। सो इनडायरेक्टली वी कैन से कि अगर मेरा सेल्स बढ़ रहा है तो मुझे मेरा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा, या फिर समझो मुझे कोई रेंट पे गाला लेना पड़ जाए बगल में, ये भी हो सकता है। प्रोडक्शन साइकिल मेरा चौथा पॉइंट।
प्रोडक्शन साइकिल में ये सिखाता है कि अगर समझो कोई चीज़ रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने में अगर जल्दी बन जाता है तुरंत, तो उसको बेच कर तुरंत वो कैश भी कमा लेगा, तो वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे कि वड़ा पाव, बर्गर, पिज़्ज़ा। लेकिन हाँ, कोई ये कहता है कि मुझे कार चाहिए अलग से डिज़ाइन करके, या फिर कोई सोफ़ा सेट वगैरह को डिज़ाइन करके, तो वो एक दिन में नहीं बनेगा, इट टेक्स अ टाइम। तो जितना ज़्यादा वक्त लगेगा प्रोडक्शन साइकिल में, पैसे भी उतने लेट मिलेंगे, और जितना लेट मिलेगा लेकिन बनाने वाले को तो पूरे खर्चे मेंटेन करने ही पड़ेंगे ना अपनी कंपनी के, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह ये सब उसे देनी पड़ेगी। तो प्रोडक्शन साइकिल भी डिपेंड करता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही शॉर्ट है तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। बिजनेस साइकिल, अगर हमारा बिजनेस गुजर रहा है इन्फ्लेशन के दौर से, बहुत ही इकोनॉमी बूम लेवल पे चल रही है, लोगों के पास काफ़ी पैसा है, सबके पास जॉब है, हर कोई खर्चा कर सकता है, तो जो चीज़ें शायद 100 रुपये की मिलती होंगी वो मिलेंगी 200 या 300 में, लोग फिर भी उसे खरीद लेंगे। एंड बुरा वक्त आ गया, मंदी का दौर, ड्यूरिंग रिसेशन, तो फिर लोग उसे नहीं खरीद पाएंगे। तो फिर उस वक्त पे वर्किंग कैपिटल के लिए भी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं। फाइन, ये क्या इशू है? टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, हाँ, ये होती है टर्म्स मतलब शर्तें। मान लीजिए कि अगर ख़रीदते या बेचते वक्त अगर कोई फर्म बहुत ही ज़्यादा उधार देती है, जो उधार देगा बहुत ज़्यादा, तो उसको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना भी थोड़ा भारी पड़ सकता है। बट हाँ, जो कोई तुरंत सेल करके तुरंत कैश कमाता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स। बेसिकली सब बिजनेसमैन लोगों को उधार वगैरह तो देना ही पड़ता है, बट परचेज एंड सेल के टाइम पे अगर कोई इस तरीके से टाइम पीरियड बढ़ा के देता है, तो फिर उसके लिए खुद को वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना भारी पड़ जाएगा। देन क्रेडिट कंट्रोल, यस, बेसिकली हम इसको भी वही पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं जो अभी लास्ट पॉइंट में था। अगर कंपनी बहुत ही लिबरल है, बहुत ही जल्दी किसी को भी क्रेडिट पे आराम से चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है, तो फिर उस कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल को रखना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म विल इंक्रीज विद ग्रोथ ऑफ फर्म। ए ग्रोइंग कंपनी नीड्स फंड कंटिन्यूसली टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन। अगर कंपनी को ग्रो करना है, फ्यूचर में बहुत ही आगे बढ़ना है, एक्सपांशन करना है, तो उस कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल को आज से ही मेंटेन करना देखना पड़ेगा। देन 9 पॉइंट इज़ मैनेजमेंट एबिलिटी। यस, मैनेजमेंट किस प्रकार का है? अगर मैनेजमेंट बहुत ही एग्रेसिव है अपने काम को लेके, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ही उनको अच्छा करना है, तो फिर उस टाइप की कंपनी को खर्चे तो करने पड़ेंगे, क्योंकि वो नए नए विचार लेकर आएंगे। बट अगर कंपनी का मैनेजमेंट बिल्कुल वैसा नहीं है, जो नई चीज़ों में विश्वास रखता है, तो उनका वर्किंग कैपिटल बिल्कुल यूज़ में नहीं आएगा, बट ये फ्यूचर के लिए तो नुकसान है। एक्सटर्नल फैक्टर, इफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म एज व्हेन रिक्वायर्ड, द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज़ रिड्यूस। अगर बैंक वाले हर किसी को लोन प्रोवाइड कर देते तो फिर तो ये एसपी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो जो कोई बैंक से लोन प्रोवाइड करवा लेता है उनको वर्किंग कैपिटल की तकलीफ नहीं आती है, बट जो नहीं करवा पाता है उनको आती है। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दैट एक्सटर्नल फैक्टर ऑल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। Our next and the last point of this chapter is capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? अब कैपिटल स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में बांटा गया है। फाइन, आई विल शो यू। वेट अ मोमेंट। यस, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब खुद का कैपिटल, एंड बोरोड मतलब जो मैंने बाहर से लिया है उधार पे। अब ओन कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है। अब अगर आपसे कोई पूछे इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, तो कह सकते हैं जो पैसा कंपनी ने
इक्विटी शेयर बेच के कमाया है उसको हम कहेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस के लिए भी सेम लाइन यूज़ कर सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस जो कंपनी ने बचा के रखा है जनरल रिजर्व में, और दूसरी तरफ जो बोरोड कैपिटल है उसको हम कह सकते हैं डिबेंचर, लोन, इन सब चीज़ों को मिलाकर दोनों कॉम्बिनेशन होकर ये कैपिटल स्ट्रक्चर का टर्म तैयार हुआ। डेफिनेशन हमको एक देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। यस, लंबे समय के लिए जो सोर्सेज ऑफ फंड्स रुकता है बिजनेस के लिए उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। एज आई सेड, components of capital structure, parts of capital structure we can say. So इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे मैंने अभी कहा, जो कंपनी ने इक्विटी शेयर लोगों में इशू किए उसके बदले में जो पैसे मिले, दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज अ इक्विटी शेयर कैपिटल। इट इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। इक्विटी शेयर्स आर शेयर विच गेट डिविडेंड। मैंने आपको पहले भी कहा, शेयर्स की जब बात आए, शेयर्स, तो आप क्या कहोगे, डिविडेंड मिलता है। वैसे आपसे कभी भी अगर कोई क्वेश्चन करे देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर इन द मार्केट, तो आप कहोगे दो, पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस। एंड देन दे ओन द कंपनी। यस, शेयर होल्डर आर दी ओनर ऑफ द कंपनी, दैट्स वाई उसे हमने कहा ओन। इवन दो सबसे बड़ा रिस्क जो उठाता है पूरे एसपी में वी कैन से, तो वो इक्विटी शेयर वाला ही है, और उसका खुद का जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे। मतलब ये है कि उसको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एंड इवन प्रॉफिट हो भी जाए तो भी ज़रूरी नहीं कि मिल जाए, कंपनी शायद फ्यूचर के लिए रुका सकती है, ये भी हो सकता है। देन सेकेंड लाइन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यस, मैंने आपसे कहा कि डिविडेंड जो मिलता है वो दो लोगों को मिलता है, इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को। बट इक्विटी का डिविडेंड ऐसा होता है नॉट फिक्स्ड, और प्रेफरेंस का होता है फिक्स्ड। पर जब बंटने की बारी आती है तो पहले मिलता है प्रेफरेंस को, और लास्ट में बचा कुचा किसको मिलता है, इक्विटी को। हाँ, तो एज़ कम्पेयर टू दैट रिस्क भी कम हुआ प्रेफरेंस का। देन रिटेन अर्निंग, जो बचा के रखा हुआ है, रिटेन हम बचा लेते हैं। बोरोड कैपिटल में और आ सकता है डिबेंचर। यस, इस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। टर्म लोन जो बैंक से हम लेते हैं, अगेन उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। सो दीज आर सम ऑफ द कंसेप्ट जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस किस तरीके से हम लोग अपने कंपनी के लिए लोन्स के लिए देख सकते हैं। एंड दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स वी कैन से। तो ओन फंड बोरोड कैपिटल में समझ में आ गया, ओन मतलब खुद का। अब इसमें ओन में क्या क्या आ गया, इक्विटी प्रेफरेंस ओन था, बाकी सब क्या था, उनके लिए बोरोड था। बिकॉज बोरोड कब लगता है, जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, और ओन मतलब जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं। फाइन, ये जस्ट एक बैलेंस शीट बना के दी हुई है जिससे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर किया गया है। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर जो उन्होंने पूरा देखिए बताया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व प्लस डिबेंचर, 1 लाख, 5 लाख, 50,000, 1 लाख, कुल मिला के 7.5 लाख रुपये हो गए। तो 7.5 लाख इस बैलेंस शीट में से निकाल कर जो बताए हैं उन्होंने, ये आता है उनका कैपिटल स्ट्रक्चर जो उन्होंने पूरा यूज़ किया गया है। साथ साथ में आपको इस चैप्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल, जो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये आपको पढ़कर तैयार रखना है। काफ़ी आसान है क्योंकि हमने जो आंसर्स किए हैं वो उस पर पूरा बेस्ड है। पॉइंट वाइज हमें जाना होता है, 6 पॉइंट है, एग्ज़ाम में हमें 6 के 6 पूरे पॉइंट लिख देंगे तो 5 मार्क्स तक का हमारा ये डिस्टिंग्विश बिटवीन तैयार होता है। वैसे भी एसपी में बहुत ही कम डिस्टिंग्विश बिटवीन है, और इस चैप्टर में एक ही है, तो वो यही है। तो ये पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। फाइन, आई होप सो आपको ये चैप्टर पूरा जो डिटेल वाइज हम गए आपको क्लियर हुआ होगा। एंड साथ साथ में इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप लोगों के लिए दिए गए हैं, आप लोग इसको कर सकते हो। फाइन, ऑप्शन वाइज है। तो ये पहले मैं आपको ये वीडियो में बता देता हूँ क्या क्या है, धीरे धीरे स्क्रॉल करके, ताकि आप खुद एक बार तैयार करो, खुद एक बार आप देखो कि इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। कल के वीडियो में
जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, तो इसमें मैं आपके साथ ये डिस्कस पूरा करूँगा जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन हैं टिल ट्रू और फॉल्स तक के, फाइन, ब्रैकेट तक का, ये सारे क्वेश्चन हम पूरा कल बैठ के करेंगे। बट टिल देन आप लोगों को ये भी बैठ के तैयारी करनी है कि इसमें क्या क्या है, फाइन। मैं आराम से इसके बाद दोबारा से स्क्रॉल कर देता हूँ आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो सब पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया है, आपने शेयर भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, और मुझे बहुत काफ़ी खुशी हुई कि आप लोगों को ये टॉपिक समझने के साथ साथ इस लॉकडाउन के दौरान आप इसे पसंद कर रहे हो। मैं आप लोगों के लिए और भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ वीडियो बनाऊंगा, इकोनॉमिक्स के साथ साथ भी आऊँगा मैं। एंड डोंट वरी गाइस, आई एम देयर फॉर यू टिल द लॉकडाउन, और उसके बाद भी मैं आपको तो वैसे ऑफलाइन पढ़ाने वाला हूँ, क्लियर है। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल मुझे बताइए, आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। एंड कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल आप बिंदास पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके, आप तो ऑलरेडी कनेक्टेड ही हो मुझसे। सो टिल देन, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ, स्टे एट होम।